Good morning, students. Today we are going to discuss about some of the important topic which is orthoparameter directing group. Means इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि बेंजीन रिंग पर जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो एक्टिवेटिंग होगा नहीं तो वो डीएक्टिवेटिंग होगा। अगर वो एक्टिवेटिंग होगा तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने से बेंजीन रिंग की जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ वो बढ़ जाएगा। दूसरे तरह का जो ग्रुप था वो था डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वो क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वजह से बेंजीन रिंग में जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का वो कम हो जाता है। इसके वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ घट जाता है। तो दो तरह का ग्रुप था, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था और दूसरा एक्टिवेटिंग ग्रुप था। और इसके स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी मैंने लिखा दिया था। मैंने बताया था कि जो O- है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसी तरह से NH2 बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जबकि फ्लोरीन बहुत वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये सारी चीजें मैंने बताया था उसमें। अब उसके बाद आज बात करना है ऑर्थोपैरामेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पर। मतलब हमारे कहने का अर्थ है कि बेंजीन रिंग में जो ग्रुप होता था वो क्या करता था भाई, वो करता ये था कि अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मान लीजिए ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा कि बढ़ा देगा, घटा देगा। सो डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इतनी बात हुई थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरी बात ये थी, अच्छा ऐसे ग्रुप को जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं हम, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं इसको। और दूसरे तरह का जो ग्रुप था वो क्या करता था, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता था, बढ़ा देता था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था बेंजीन रिंग का, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। और ऐसे ग्रुप को जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ा देता है इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं हम, एक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं इसको हम। और इसमें फिर मैंने बताया था आपको कि ये जो है NO2 क्या है भाई, ये जो NO2 है ये डीएक्टिवेटिंग है कि एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है। फिर मैंने बताया था कि अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं NH2 का, तो ये एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग है। तो इस तरह से ग्रुप सब का कल मैंने नाम बताया था। अब सवाल ये है कि इन ग्रुप के आ जाने से जो आने वाला इलेक्ट्रोफिल है उसका पोजीशन निर्धारित होता है। मतलब ये जो एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आ जा रहा है ये डिसाइड कर रहा है आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल का पोजीशन। मींस आने वाला जो इलेक्ट्रोफिल है वो किधर जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा कि मेटा पर जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा, इस बात को कौन डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है जो बेंजीन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्रुप ओरिएंटेशन को डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे, ओरिएंटेशन को। जैसे इस एग्जांपल में देखिएगा तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफिल होगा वो मेटा पर जुड़ेगा। इस एग्जांपल में देखिएगा तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफिल है वो ऑर्थो पर भी जुड़ सकता है और पैरा पर भी। तो सवाल है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोफिल को मेटा पोजीशन पर जोड़ रहा है जबकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप NH2 इलेक्ट्रोफिल को ऑर्थो पर और पैरा पर जोड़ रहा है। इसका जवाब आज के क्लास में हमको मिलेगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ओरिएंटेशन किसको बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है भाई, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि बेंजीन पर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफिल है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल, वो कहां पर जुड़ेगा। इसी बात को हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। मतलब ओरिएंटेशन मींस इट मींस the group already present on the benzene ring
determines the position of incoming electrophil, incoming electrophil। इसी बात को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब वो जो ग्रुप प्रेजेंट है अब वो डिसाइड करेगा कि आने वाला जो नया इलेक्ट्रोफिल होगा वो कहां पर जुड़ेगा। तो ये जो जुड़ेगा ऑर्थो पर जुड़ेगा कि पैरा पर जुड़ेगा कि मेटा पर जुड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। कहां जुड़ेगा इस बात का पता लगाना, इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सवाल ये है कि आपको दो तीन चीजें यहां पर याद रखनी होंगी। पहला ये याद रखना होगा कि मान लीजिए हमारे पास ऑर्थो पैरा ग्रुप है, सॉरी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप कहां पर किसी चीज को जोड़ेगा, इस बात को जरा देखिए। मतलब हमको एक बात याद रखना होगा कि जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, वो सब क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब हुआ कि जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल होगा उसको ये ग्रुप्स कहां पर जोड़ेंगे, ऑर्थो पर जोड़ेंगे या पैरा पर जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब हमारे कहने का अर्थ ये है, देखो ध्यान से, हमारे कहने का मतलब ये है, एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग, इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। और मान लो कोई इलेक्ट्रोफिल आया CH3+, मान लो, तो ये कहां जा सकता है, कहीं भी पांचों कार्बन पर, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी 6 कार्बन जो है इसमें सारे में से कहीं पर जा सकता है। तो ये कहीं पर चला गया। अब जरा बताइए आप, ये जब चला गया तो क्या बना आपके पास बना टोल्यूइन। क्या बना, टोल्यूइन बना। और अगर इसी बेंजीन रिंग में मान लीजिए जुड़ा रहता OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप, तो आप बताओ हमको OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो ध्यान से, कल ही की क्लास में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो ये +m शो कर रहा है कि -m, +m माने OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, OH इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, माने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ही बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अब OH जो है ये पता चल गया हमको कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो आने वाला अब जो इलेक्ट्रोफिल होगा अब वो किधर जुड़ेगा, तो यहां लिख दिए हम ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो कहां जुड़ेगा, ये ऑर्थो पर जुड़ेगा और साथ में कहां जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑर्थो एंड प्लस पैरा। मतलब एक बार ऑर्थो पर जुड़ा और एक बार क्या जुड़ा, पैरा पर जुड़ा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, और एक्टिवेटिंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफिल को कहां पर जोड़ेगा, ऑर्थो पर जोड़ेगा और पैरा पर जोड़ेगा। तो आपको पता है ना बेंजीन रिंग में ये वाला पोजीशन ऑर्थो होता है, ये वाला मेटा होता है, ये वाला पैरा होता है। फिर इस साइड से देखिएगा तो ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है और ये पैरा होता है। तो पता तो चल गया ना जी कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वो किस जगह पर जोड़ेगा इलेक्ट्रोफिल को, तो इलेक्ट्रोफिल को वो जोड़ेगा ऑर्थो पर। किस जगह पर, ऑर्थो पर, नहीं तो पैरा पर। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देख लो भाई। दूसरा एग्जांपल है कि मान लो यहां पर सपोज कर लो NH2 है, क्या है यहां पर NH2 और इलेक्ट्रोफिल है Cl+ मान लो। तो NH2 इज एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बता दो भाई। एक्टिवेटिंग ग्रुप
क्योंकि ये जो आप लोन पेयर देख रहे हैं ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा। ये कौन सा शो कर रहा है? प्लस एन। प्लस एन का मतलब हुआ कौन सा ग्रुप है? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और एक्टिवेटिंग ग्रुप होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी होगा यहाँ पर लिख दिया है मैंने, ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब ये इसको डायरेक्ट करता है, ये इसको डायरेक्ट करता है कि वो कहाँ जुड़े, या तो ऑर्थो पर जुड़े, नहीं तो कहाँ पर जुड़े? पैरा पर जुड़े। तो किधर जुड़ जाएगा भाई? ये जुड़ेगा या तो ऑर्थो पर, या तो मतलब ऑर्थो पर जुड़ेगा और साथ ही साथ कहां पर जुड़ेगा? पैरा पर जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा? पैरा पर जुड़ेगा। तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया? ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसका ये है कि हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वो एक्टिवेटिंग नहीं होते हैं। वो कौन से ग्रुप होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब याद रखना है, यहाँ पर दो चीज याद रखना है कि जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। और एक्सेप्शन में कौन आ गया? हेलोजेंस। जितने भी हेलोजेंस होते हैं वो कौन से ग्रुप होते हैं? डीएक्टिवेटिंग। फिर भी वो क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब अगर इसी एग्जांपल में ऐसे रहता Cl और इधर रहता CH3 प्लस इलेक्ट्रोफिल कोई, तो CH3 किधर आता? तो ये Cl जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। पिछले वाले लेक्चर को देखिएगा, उसमें इस बात को मैंने क्लियर किया है कैसे ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। Cl डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। मतलब कि या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा और नहीं तो यहाँ जुड़ेगा। मतलब आपके पास दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मिलेगा जिसमें Cl के ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ा है, और दूसरा मिलेगा जिसमें Cl के कौन पोजीशन पर जुड़ा है? CH3 पैरा पोजीशन पर CH3 जुड़ा है। मतलब हमारे कहने का बड़ा सिंपल से मतलब है यहाँ पर कि जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफिल को वो कहां पर जोड़ेंगे? ऑर्थो पैरा पर जोड़ेंगे। और एक्सेप्शन है इसका हेलोजेंस। हेलोजेंस जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं होते, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, फिर भी वो ऑर्थो पैरा पर जोड़ते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफिल को। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो हम बता रहे हैं कि कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो आने वाले इलेक्ट्रोफिल को ऑर्थो पर पैरा पर जोड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? Why it is happening कि any incoming electrophile get attached at ortho position and para position? तो इस बात का जवाब अब आपको मिलेगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, और एक तो ये बात था, दूसरा बात था दूसरा बात ये है इसका कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है, कौन लोग हैं? तो जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं, और एक एक्सेप्शन में कौन है? हेलोजन है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेंगे सर, उस पर भी बात कर लीजिए, तब सबका मैकेनिज्म देखेंगे हम तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा बताओ भाई? एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन में हो जाएगा आपका हेलोजन। हेलोजन डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो हेलोजेंस इसका एग्जांपल हो जाएगा। हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग, बट
आर मेटा व्हाट आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वो ऑर्थो पैरा को डायरेक्ट करते हैं, ऑर्थो पैरा की ओर ले जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफिल को। अब एक चीज समझ लीजिए कि जितना भी चीज एग्जांपल के साथ समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर यहीं पर हम एक एग्जांपल कर दें कि मान लीजिए ये है NO2 है ना, ये NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ही हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। तो NO2 इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं माने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो सब मेटा डायरेक्टिंग है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रोफिल CH3 आता है तो ये इसके कौन पोजीशन पर आएगा, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो ये इसके मेटा पोजीशन पर आएगा। तो फाइनली जब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, यहाँ NO2 और यहाँ क्या होगा CH3 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, CH3। एक एग्जांपल और ले लो, मान लो कोई दूसरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ले लो, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये सब बता चुके हैं। डीएक्टिवेटिंग कैसे है भाई, तो डीएक्टिवेटिंग ऐसे है कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे डीएक्टिवेटिंग है, तो ये इधर जाएगा पाई बॉन्ड, तो ये टूटकर इधर जाएगा। तो ये -m शो कर रहा है कि +m, -m शो कर रहा है, और -m शो करने के साथ साथ ये कौन सा ग्रुप हो गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वो कौन सा ग्रुप होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब वो मान लो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हमारे पास है NO2, तो ये किस जगह पर जुड़ेगा, ऑर्थो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। किस जगह पर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा NO मेटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला कि जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप का लिस्ट मैंने पिछले लेक्चर में दिया हुआ है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का भी लिस्ट मैंने पिछले लेक्चर में दिया हुआ है, उसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप जितने भी होंगे वो इलेक्ट्रोफिल को कहां पर जोड़ेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़ेंगे। मतलब ऑर्थो पर भी जोड़ेंगे प्लस पैरा पर भी जोड़ेंगे, दो प्रोडक्ट बनेगा। और जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो किस तरह के होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे, मतलब वो आने वाले इलेक्ट्रोफिल को मेटा पोजीशन पर जोड़ देंगे। ठीक है, अब सवाल यहां पर ये है क्यों ऐसा हुआ, व्हाई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अब जरा इस बात को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। मतलब हमने क्या देखा कि एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होंगे वो क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे मेटा डायरेक्टिंग। एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो, एक्सेप्शन में आ जाएगा एक तो हेलोजन, दूसरा NO ग्रुप। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। कौन से ग्रुप हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, और दूसरा कि हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और NO भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है। मींस दो क्वेश्चन यहां पर बन रहा है कि जो जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं व्हाई दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड व्हाई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, एंड दूसरा एक्सेप्शन वाला केस कि हेलोजन और NO डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों, व्हाई। तो इसका
इसको मिटा दें। दो क्वेश्चन समझ में आया। अब दो क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं हम। दोनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। आंसर ढूंढते हैं दोनों क्वेश्चन का। मान लीजिए हमारे पास CH3 है। क्या है भाई? CH3। और मान लीजिए दूसरे तरफ हमारे पास है NO2। क्या है? NO2। अच्छा, इन दोनों ग्रुप में क्या है डिफरेंस? यहाँ CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है भाई? CH3 यहाँ जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा, वहां की बात करो, NO2 कौन सा ग्रुप है? NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये है डीएक्टिवेटिंग। NO2 is deactivating group। इतना बात तो आप जानते हो कि CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है और NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग होने से क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ आपको पता चल रहा है NO2 डीएक्टिवेटिंग है तो कौन सा डायरेक्टिंग है? ये मेटा डायरेक्टिंग। और ये कौन सा डायरेक्टिंग है? ये कौन सा डायरेक्टिंग है भाई? ऑर्थो पैरा। जवाब ढूंढना है। चलिए जवाब ढूंढते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफिल आया। पहले इसको सही से बना लेते हैं। ये जो बॉन्ड मैंने खींचा है इधर, इसको कहीं और खींचना है। इसको ऐसे कर दो, ऐसे और ऐसे। यहाँ भी इसको कर दो, सही कर देते हैं, लेंथी हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, मान लीजिए इसमें इसको एक बॉन्ड यहाँ दिया, एक बॉन्ड यहाँ दिया और एक बॉन्ड यहाँ दिया। अच्छा, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिल के रूप में आ रहा है CH3। कौन आ रहा है? CH3 इलेक्ट्रोफिल के रूप में आ रहा है। कहाँ जुड़ने के लिए? यहाँ वाले पोजीशन पर जुड़ने के लिए। मींस ये इलेक्ट्रोफिल है और किधर जुड़ने के लिए आ रहा है? ये इस पर। तो इसमें तीन पोजीशन है, एक ऑर्थो, एक पैरा, एक मेटा। देखते हैं तीनों पोजीशन पर। मान लो ये जुड़ता है ऑर्थो पर। कहाँ जुड़ता है? ऑर्थो पर जुड़ता है। तो ऑर्थो पर जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ध्यान देना एकदम अच्छे से। जैसे ही ये, अच्छा यहाँ पर एक H है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये इस पोजीशन पर आएगा ऑर्थो पोजीशन से जुड़ने के लिए, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये पाई बॉन्ड टूटेगा ना भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा है आपने कि जिस जगह पर ये जाता है जुड़ने, वहां का पाई बॉन्ड टूट जाता है और ये जुड़ जाता है, प्लस टर्मिनल वाले कार्बन पर प्लस आ जाता है। तो ये CH3 जैसे ही जाएगा यहाँ जुड़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा भाई? हो ये जाएगा कि यहाँ CH3 था, यहाँ H था और यहाँ क्या जुड़ गया? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोफिल ग्रुप में कौन जुड़ गया? CH3 जुड़ गया। कौन जुड़ गया? CH3। प्लस किधर आ गया? प्लस आ गया इस कार्बन पर। ठीक है, और बाकी जो डबल बॉन्ड था वो नहीं टूटा, वो ऐसे रह गया। ये किस जगह पर जुड़ा है? ये जुड़ा है ऑर्थो पोजीशन पर, तब ऐसा हाल हुआ है। अच्छा, मान लो इसी को मेटा पोजीशन पर, ये ऑर्थो अटैक का फोटो है। ये कौन चीज का फोटो है? ऑर्थो पोजीशन का। मान लो मेटा पोजीशन पर अटैक करता, मेटा पोजीशन पर अटैक करता, तब क्या होता भाई? मेटा पोजीशन पर जब अटैक करता तो मेटा पोजीशन तो ये है, तो यहां पर जुड़ता तो प्लस कहां आता? यहां आता। तो मेटा पोजीशन पर जैसे ही जुड़ता कौन? CH3। ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे ही रहता, ये वाला ऐसे ही रहता। मेटा पोजीशन ये है और यहां भी एक H है, याद रखिएगा। तो जैसे ही मेटा पोजीशन पर जुड़ता तो प्लस किधर आता? प्लस इधर आता। किधर आता? प्लस इधर आता। अब इसमें रेजोनेंस करा दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या बनेगा भाई? ध्यान से देखना, इधर बनेगा CH3, इधर
फिर ये इधर जाता तो क्या बन जाता, जल्दी बताओ, ये इधर जाता तो क्या बन जाता, इसको मिटा देते हैं। ये इधर जाता तो क्या बन जाता भाई, ये बन जाता CH3 डबल बॉन्ड प्लस किधर आया था, प्लस इधर आया था। अच्छा ये इधर आता और इधर कौन जुड़ता, CH3 और इधर कौन होता H। माने ऑर्थो पोजीशन पर अगर ये अटैक करता तो ये बनता, मेटा पर अटैक करता तो ये बनता, और अगर पैरा पर अटैक करेगा, पैरा अटैक तब क्या बनता, पैरा अटैक करने का मतलब यहां अटैक करेगा, इस वाले पोजीशन पर अटैक करेगा, इस वाले पोजीशन पर अटैक करने का मतलब है, बाकी पोजीशंस को सही से बना लो, CH3 है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, पैरा पर अटैक करना मतलब यहां अटैक करता CH3, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रोफिल लिए है ना, और यहां एक H होता और प्लस जनरेट होता यहां। अब रेजोनेंस के बाद ये इधर आता तो क्या होता ये यहां CH3 और यहां डबल बॉन्ड और यहां CH3 और यहां H, और प्लस कहां जनरेट होता भाई, प्लस जनरेट होता यहां पर। तो आप जरा डिसाइड कर लो कि CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप था। अब इसमें तीनों पॉसिबिलिटी देखा हम, ऑर्थो पर अटैक कराकर, मेटा पर अटैक कराकर और पैरा पर अटैक कराकर। आप देख रहे हैं कि ऑर्थो पर जो फिगर बन रहा है उसमें इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, कौन, प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं आप। तो यहां प्लस चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस I इफेक्ट ऑफ कौन ग्रुप, ऑफ CH3 ग्रुप। और अगर पैरा में देखें आप तो पैरा में भी हो रहा है, देखो ध्यान से, पैरा में ये प्लस यहां था और लास्ट में फिर यहां चला गया ना रेजोनेंस की वजह से, तो फिर यहां पर प्लस चार्ज स्टेबलाइज्ड हो गया। माने पैरा के केस में भी प्लस चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस I इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। तो बताइए ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में जो प्लस चार्ज है वो स्टेबलाइज्ड हो जा रहा है CH3 ग्रुप के द्वारा, लेकिन इसमें मेटा में क्या ऐसा हो रहा है, मेटा में कहीं भी देखिए आप प्लस चार्ज के ठीक ऊपर CH3 नहीं, देखो CH3 यहां है तो प्लस चार्ज यहां है, CH3 यहां है तो प्लस चार्ज यहां है, इसमें CH3 यहां है तो प्लस चार्ज यहां है, माने प्लस चार्ज के ठीक ऊपर CH3 नहीं है जिससे ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। तो हम बोल सकते हैं कि मेटा वाले पोजीशन में अगर आपने अटैक कराया तो देखा कि प्लस चार्ज इज नॉट स्टेबलाइज्ड, प्लस चार्ज इज नॉट स्टेबलाइज्ड। तो आप ही डिसाइड कर लो कौन वाला केस ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देगा, जल्दी बताओ कौन वाले केस में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो वाले में मिलेगा बिकॉज़ ऑर्थो वाले में प्लस को स्टेबलाइज किया जा रहा है, और पैरा वाला में मिलेगा बिकॉज़ पैरा वाले में प्लस चार्ज को स्टेबलाइज किया जा रहा है CH के द्वारा। इसलिए ऑर्थो और पैरा जो है ये क्या हो गए, मोर स्टेबल, क्या हो गए, मोर स्टेबल कंपेयर टू मेटा पोजीशन। दैट्स व्हाई ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जो इलेक्ट्रोफिल है वो जुड़ेगा, मेटा पर नहीं जुड़ेगा। ये बात समझ में आया? अच्छा कब ऐसा होगा, तो ऐसा तब होगा जब हमारा ग्रुप जो है वो कौन सा ग्रुप है, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जब एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो ऑर्थो पोजीशन पर का प्रोडक्ट और पैरा पोजीशन पर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा मेटा के मुकाबले। इसलिए जब भी एक्टिवेटिंग ग्रुप आते हैं तो मेटा पोजीशन पर हम इलेक्ट्रोफिल को नहीं जोड़ते हैं, हम किस पर जोड़ते हैं, ऑर्थो पर जोड़ते हैं और पैरा पर जोड़ते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अब उसके बाद इसी का दूसरा पहलू, एक और एग्जांपल इसी का देख लेते हैं। इसी का एक और एग्जांपल देख लो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो
इसी का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपने ये एक्टिवेटिंग ग्रुप ले लिया, यहाँ पर कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप ले लिया NH2। कौन सा ग्रुप ले लिया NH2, और आपने इलेक्ट्रोफिल कोई भी इलेक्ट्रोफिल E+ मान लो, इसको जोड़ना है। तो हिसाब किताब क्या करता है कि NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जुड़ना चाहिए। देख लेते हैं कहां पर जुड़ेगा। मान लीजिए ऑर्थो पर अटैक करवा दीजिए। ये कौन सा अटैक है? ऑर्थो अटैक। ऑर्थो अटैक। ऑर्थो अटैक का मतलब है, फिर से गलत बन गया, इसको सही से करने दो भाई। ऑर्थो अटैक का मतलब है, ऑर्थो अटैक का मतलब है कि ये NH2 के ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिल जुड़ेगा। E+ इज इलेक्ट्रोफिल, कोई भी इलेक्ट्रोफिल है मान लेते हैं इसको। तो ये यहां पर जुड़ेगा तो वैलेंसी यहां खाली होगी। बोलो भाई, यहां NH2 है, फिर से गलत हो गया, NH2 है। अब यहां पर जुड़ गया कौन? E+ इलेक्ट्रोफिल जुड़ गया, और यहां H था, ये भूलिए मत कि यहां पर एक H है, और प्लस कहां जनरेट हो गया? प्लस जनरेट हो गया यहां। अब बताओ ये जब ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा, मतलब अगर मेटा पर जुड़ता तब, मेटा पोजीशन पर जुड़ता तब, मेटा पोजीशन पर जुड़ता अगर, तो क्या होता? यहां पर जुड़ता, यहां पर जुड़ता तो प्लस यहां जनरेट होता, यहां भी एक है भाई। मेटा पोजीशन पर जब जुड़ता, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, यहां पर ये ऐसे ही रह गया, यहां पर H है और मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिल को जोड़ दिया तो प्लस यहां जनरेट हो गया। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? तब वो ये जाएगा कि अगर रेजोनेंस आप कराते हैं इसमें, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर भेजते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को आप इधर भेजते हैं, है ना? तो क्या बनेगा? ये ऐसे ही रहेगा, प्लस यहां जनरेट होगा, फिर ये वाला यहां आएगा तो प्लस कहां जनरेट होगा? प्लस जनरेट होगा, प्लस जनरेट होगा यहाँ। तो आप ही बता दो, किसी भी कंडीशन में प्लस चार्ज का NH2 के नीचे आया? नहीं आया। NH2 के नीचे आने से क्या फायदा होगा? N का जो ये लोन पेयर आप देख रहे हैं, इसको स्टेबलाइज कर देगा प्लस को। इसका जो प्लस है वो क्या N के लोन पेयर से स्टेबलाइज हो रहा है? मेटा पोजीशन वाला नहीं हो रहा है। अगर पैरा पर अटैक कराते हैं, पैरा अटैक, पैरा अटैक, तब क्या होगा? पैरा का मतलब यहाँ एक H पहले से है, यहाँ इलेक्ट्रोफिल जोड़िएगा तो प्लस यहाँ जनरेट होगा। मतलब होगा ये कि ये जो NH2 है, ये जो NH2 है, और इधर ये डबल बॉन्ड था, पैरा पर जुड़ना है, मतलब यहाँ जुड़ना है इलेक्ट्रोफिल को, तो प्लस यहाँ जनरेट होगा, है ना? और ये रेजोनेंस से फिर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? हो ये जाएगा कि NH2, ये डबल बॉन्ड इधर H, इलेक्ट्रोफिल, और डबल बॉन्ड इधर हो गया, प्लस इधर आ गया। अब देखो फिर प्लस को ये जो लोन पेयर है स्टेबलाइज करेगा कि रेजोनेंस से बॉन्ड बना देगा यहाँ पर, इसका प्लस खत्म हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आप खुद डिसाइड कर लो, ऑर्थो वाले प्रोडक्ट में प्लस चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से, यहाँ पर, यहाँ भी पैरा वाले में रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन मेटा वाले में क्या स्टेबलाइज हो रहा है? नहीं हो रहा है। माने ऑर्थो में प्लस इज स्टेबलाइज्ड, प्लस इज स्टेबलाइज्ड, और मेटा वाला में नॉट स्टेबलाइज्ड, और फिर पैरा वाला में भी स्टेबलाइज्ड। तो बड़ा सिंपल सा बात है भाई, जब भी कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो कहां पर जुड़ेगा? वो जुड़ेगा या तो ऑर्थो पर, फिर प्लस पैरा पर जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा फिर पैरा पर जुड़ेगा, क्योंकि दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी ज्यादा है मेटा के कंपैरिजन में। इसलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप कोई भी होगा तो हम कहां पर जोड़ेंगे उसको जोड़ेंगे ऑर्थो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर, मेटा पर तो भूल के भी उसको नहीं जोड़ेंगे। ये बात समझ में आया? अच्छा, दूसरी बात है कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वहां क्या करेंगे? तो एक्टिवेटिंग का दो एग्जांपल मैंने दिया, डीएक्टिवेटिंग का क्या करेंगे हम? तो डीएक्टिवेटिंग के लिए आप एग्जांपल ले लीजिए NO2 का। NO2 अगर है तो वहां पर क्या होगा अपने आप पता चल जाएगा। देखो भाई एक चीज समझ लो,
मतलब अगर केस ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, केस ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो वहां पर क्या करेंगे, इस बात को समझ लीजिए बहुत अच्छे से। मान लो हमारे पास है, सपोज कर लीजिए हमारे पास है, सपोज कर लीजिए वी हैव NO2, क्या है हमारे पास NO2, और कोई इलेक्ट्रोफिल आना है जैसे E+, तो 3 पॉसिबिलिटी है, कहां पर जोड़ो, ऑर्थो पर जोड़ो, पैरा पर जोड़ो और मेटा पर जोड़ो। सबसे पहले NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये बात समझ लीजिए कि NO2 इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से मेटा पर डायरेक्ट करेगा। तो देख लेते हैं तीनों केस को। मान लो इसको ऑर्थो पर हमने अटैक करा दिया, ऑर्थो अटैक, कौन पोजीशन पर है ये, ऑर्थो पोजीशन पर है, और इसको हमने अटैक करा दिया। तो जैसे ही इधर जुड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड खत्म होगा, यहाँ H है एक पहले से, और एक E जुड़ जाएगा और प्लस जनरेट होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या जुड़ गया, E जुड़ गया, और प्लस किधर आ गया, इधर आ गया, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कराया था। अच्छा मेटा पर अटैक कराओ, तो फिर मेटा अटैक कराओ भाई, मेटा अटैक कराओगे तो यहाँ अटैक कराओगे, यहाँ एक H पहले से है, और यहाँ मेटा अटैक कराओगे तो इस जगह पर क्या जुड़ जाएगा, इस जगह पर इलेक्ट्रोफिल जुड़ जाएगा, और प्लस कहाँ जनरेट हो जाएगा, यहाँ वाले पर प्लस जनरेट हो जाएगा। तो क्या होगा, हो ही जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, इस जगह पर H था, अब यहाँ पर E जुड़ गया, और प्लस कहाँ जनरेट हो गया, यहाँ जनरेट हो गया, सॉरी प्लस यहाँ जनरेट हो गया, और ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ऐसे आ गया। अच्छा रेजोनेंस करा दो, अगर रेजोनेंस अगर करा देते हो तो क्या होगा, अगर आप रेजोनेंस करा भी दे रहे हो तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो प्लस यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो E और H जुड़ा ही हुआ है, और फिर रेजोनेंस करा दोगे तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा। मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड और प्लस यहाँ आ गया, और यहाँ H और E तो है। मेटा वाले पर करा दिया। अच्छा पैरा वाले पर अटैक कराओ तो नहीं, पैरा अटैक यहाँ पर करा देते हैं, यहाँ पर पैरा अटैक कहने का मतलब है इस पोजीशन पर अटैक कराना है। इस पोजीशन को पहले से H है, अगर यहाँ इलेक्ट्रोफिल जोड़ते हैं तो प्लस यहाँ जनरेट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म, आप देख लीजिए पता चल जाएगा आपको। NO2 ये ऐसे ही रह गया, ये ऐसे ही रह गया, अब पैरा पोजीशन पर जुड़ा है इलेक्ट्रोफिल, एक H तो है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस जनरेट हो गया, और रेजोनेंस करेगा ये तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस करेगा जैसे ही ये, तो यहाँ पर हो ये जाएगा कि ये यहाँ H है, यहाँ E है, और यहाँ पर बॉन्ड बन गया प्लस यहाँ, माने जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप NO2 काम कर रहा था तो हमने चेक करके कोशिश की कि ऑर्थो, मेटा और पैरा में सबसे स्टेबल कौन है। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर का NO2 तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उसी के जस्ट नीचे प्लस है, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच के और अनस्टेबल कर देगा, यहाँ अनस्टेबल हो जाएगा ये कार्बोकैटायन, ये जो कार्बोकैटायन है अनस्टेबल हो जाएगा। मेटा पोजीशन पर आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस कुछ भी कर लिया हमने, कहीं भी घुमा दिया, ये प्लस चार्ज NO2 के जस्ट नीचे नहीं आया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कार्बोकैटायन अनस्टेबलाइज्ड नहीं हुआ। इसका मतलब इस वाले केस में कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड। अच्छा ऊपर वाले केस में, पैरा वाले केस में यहाँ भी देख लो प्लस चार्ज NO2 के जस्ट नीचे है, और प्लस चार्ज NO2 के जस्ट नीचे, इसका मतलब हुआ कि उस प्लस चार्ज को NO2 इलेक्ट्रॉन खींच के और अनस्टेबल कर रहा होगा, मतलब इस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींच के और अनस्टेबल कर रहा होगा, मतलब ये कार्बोकैटायन अनस्टेबल है कि स्टेबल है, अनस्टेबल है। सो ये भी अनस्टेबल, और कार्बोकैटायन जो ऑर्थो पर है ये भी अनस्टेबल, सिर्फ कहां वाला स्टेबल है,
मेटा पोजीशन वाला स्टेबल है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट निकल गया यहाँ से कि अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कोई है, जैसे कि यहाँ NO2, तो कहाँ पर इलेक्ट्रोफिल जुड़ेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा? कार्बोकेटायन मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा और ऑर्थो पैरा पर नहीं जुड़ेगा। उसी तरह से पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर ऑर्थो पैरा, अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफिल कहाँ जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा, नहीं तो पैरा पर जुड़ेगा, मेटा पर नहीं जुड़ेगा। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा पर ही जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पर नहीं जुड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ ये आपने यहाँ पर मैकेनिज्म में देख लिया। ठीक है, अब इतना जब देख लिया तो आप कुछ सवाल करते हैं, छोटे छोटे कुछ सवाल करते हैं। याद रखना है कि एक्टिवेटिंग केस में कहाँ पर जुड़ेगा इलेक्ट्रोफिल? ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। डीएक्टिवेटिंग केस में कहाँ पर जुड़ेगा? मेटा पर जुड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा केस था कि NO2 जो है Cl वो डीएक्टिवेटिंग है और फिर भी वो ऑर्थो पैरा डिफेक्टिव है। क्यों? जरा इसको देखते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि यहां पर जो NO है, मतलब क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सप्लेन why NO is ortho para directing group. Ortho para directing group in spite of having क्या? deactivating group। मतलब कि डीएक्टिवेटिंग में मैंने क्या सिखाया? डीएक्टिवेटिंग में तो मैंने सिखाया कि मेटा पर जुड़ेगा आकर, और एक्टिवेटिंग में ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा। क्यों होगा सो एक्सप्लेन मैंने कर दिया। बट NO और हेलोजेंस एक्सेप्शन है, जो है डीएक्टिवेटिंग बट जोड़ते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो वो आइए इसको जरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो बेंजीन पर ये NO ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? NO। मान लो दिस इज NO, दिस इज N पर एक लोन पेयर और यहाँ दो लोन पेयर। ये जो NO जुड़ा हुआ है बेंजीन पर, तो इसको नाइट्रोसो ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं NO को? नाइट्रोसो ग्रुप। तो ये हो जाएगा नाइट्रोसो बेंजीन। सो दिस इज नाइट्रोसो बेंजीन, दिस इज नाइट्रोसो बेंजीन। ये नाइट्रोसो बेंजीन हो गया। अच्छा, होता क्या है इसमें? होता ये है कि N का इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दो चीज करता है, एक तो प्लस M भी शो करता है और दूसरा माइनस M भी शो करता है ना। अच्छा, प्लस M शो करेगा तो क्या होगा? ये वाला जो लोन पेयर है ये इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ऐसे कुछ प्लस M अगर शो करता है तो क्या हो जाएगा बताओ भाई? मतलब अगर ये प्लस M शो करता है तो यहाँ हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, इस पर दो लोन पेयर रहेगा, N पर चार बॉन्ड है इसलिए प्लस, और ये जो है ये भी रहेगा और यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। फिर आगे ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा। मतलब ये जो आप प्रभाव देख रहे हैं इसको कौन M कहेंगे? प्लस M, बिकॉज नाइट्रोजन से लोन पेयर रिंग में जा रहा है। सो दिस इज प्लस M ऑफ नाइट्रोसो ग्रुप। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो नाइट्रोसो ग्रुप आप देख रहे हैं, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो आप नाइट्रोसो ग्रुप देख रहे हैं, इस नाइट्रोसो ग्रुप में क्या हो जाए? ऑक्सीजन का ये पाई बॉन्ड टूट जाए और ये इधर आ जाए तो क्या होगा भाई? क्या बनेगा? बनेगा आपका N सिंगल बॉन्ड O, एंड अब इस पर कितने लोन पेयर हो गए? 6। 2 तो पहले से था और एक इसमें का लोन पेयर कितने हो? एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और तीन लोन पेयर हो गया। और इस पर क्या आ जाएगा? इसमें का लोन पेयर ऐसे ही आ गया, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही। अब यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर क्या आ गया भाई? प्लस आ गया। फिर ये इस तरह से जाते रहेगा। माने आपने ये देखा कि नाइट्रोसो ग्रुप में दोनों चीजें,
प्लस एम भी है और माइनस एम भी है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये वाला जो इफेक्ट है, इसमें से बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है नाइट्रोसो ग्रुप की तरफ, मतलब नाइट्रोसो ग्रुप इज विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए नाइट्रोसो ग्रुप यहाँ पर कौन सा प्रभाव जनरेट कर रहा है, माइनस एम। तो यहाँ प्लस एम और यहाँ पर माइनस एम। तो एक्सपेरिमेंटली ये बात आप समझ लीजिए कि एक्सपेरिमेंटली जो नाइट्रोसो ग्रुप का माइनस एम है वो उसके प्लस एम से ज्यादा ताकतवर है, मींस उसका स्ट्रेंथ माइनस एम से ज्यादा है, माने एक्सपेरिमेंटली माइनस एम ऑफ NO इज ग्रेटर देन प्लस एम। तो ओवरऑल जो नाइट्रोसो ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होगी, देने की खींचने की टेंडेंसी होगी, माने ओवरऑल NO ग्रुप हैव वन इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट। और माइनस एम इफेक्ट होने का मतलब हुआ कि ओवरऑल अगर आप नाइट्रोसो ग्रुप में देखेंगे ओवरऑल तो होगा ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये इधर जाएगा, मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है नाइट्रोसो ग्रुप। सो नाइट्रोसो ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग। कौन सा ग्रुप हुआ, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ। सो NO इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मैंने पहला जवाब तो मिल गया भाई कि एक्सप्लेन व्हाई NO इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन स्पाइट ऑफ हैविंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। माने ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। पहला जवाब तो मिल गया कि नाइट्रोसो प्लस एम भी शो करता था और माइनस भी कर सकता था, बट एक्सपेरिमेंटली माइनस एम का जो स्ट्रेंथ है उसका प्लस एम से ज्यादा है, सो ओवरऑल नाइट्रोसो माइनस एम ही शो करेगा, सो इट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। Now the question is, if it is deactivating, it should be meta-directing, but why it is ortho and para-directing? We have to discuss about that. हमको ये जानना है कि वो deactivating है, तो फिर ortho para कैसे हो गया? जरा इस पर बात कर लेते हैं हम, ठीक है? इस पे बात कर लेते हैं। इस पे बात करने के लिए इसको डिलीट करते हैं। I think ये समझ में आया होगा, ठीक है? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये हो गया आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से रिलेटेड, NO से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखना है कि व्हाई इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हाउएवर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, व्हाई? क्यों ऐसा होता है, जरा इसका बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो अब देखते हैं कि अगर ये NO, माने कंक्लूजन क्या निकला कि NO इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बात तो पता चल गया, NO इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब सवाल ये है कि अगर ये डीएक्टिवेटिंग है तो फिर इसको मेटा होना चाहिए था। ये ऑर्थो पैरा क्यों है, क्यों है, व्हाई ऑर्थो पैरा क्यों है? इसको तो मेटा होना चाहिए, डीएक्टिवेटिंग है तो चलिए केस कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं। मान लो ये केस है कि इस पर कोई इलेक्ट्रोफिल आ गया, इलेक्ट्रोफिल कुछ भी Cl+ CH3+, तो ये अटैक किया ऑर्थो पर। पहला केस है ऑर्थो अटैक। पहला कौन सा केस है भाई, ऑर्थो अटैक। ऑर्थो अटैक है तो ये यहां जाएगा, यहां अटैक करेगा। ध्यान से देखिए, यहां पर ऑलरेडी एक H है तो सब पर, इस पर भी है, इस पर भी है भाई, इस पर भी है और इस पर भी है, 5 H टोटल। ऑर्थो पर अगर जाएगा तो यहां तो इलेक्ट्रोफिल जुड़ जाएगा, प्लस कहां जाएगा, यहां पर। ध्यान से इसको देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ H था, यहाँ क्या जुड़ गया, इलेक्ट्रोफिल, प्लस कहाँ आ गया, यहाँ, और बाकी का जो सिचुएशन था वो ऐसे ही रह गया, ठीक है। और अगर मेटा अटैक कर रहा है तब, अगर मेटा अटैक कराते हो तब, मेटा अटैक कराते हो तो क्या होगा दोस्तों, इसको जरा देखिए और समझिए। मेटा अटैक करता है मतलब
यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ जब अटैक करेगा तो एक एच पहले से था, ये वो इलेक्ट्रोफिल जुड़ गया तो प्लस यहाँ जुड़ गया, है कि नहीं? अच्छा रेजोनेंस करा दो, तो बेटा अटैक पर रेजोनेंस करा दो, रेजोनेंस इसको इधर भेजो तो क्या होगा, होगा ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रोफिल, इधर H, इधर प्लस। अब इसको फिर इधर भेज दो तो प्लस अपन का आ जाएगा किधर, इधर और इधर, प्लस आ गया इधर। मतलब किसी केस में प्लस NO के नीचे नहीं आया, NO के जस्ट नीचे नहीं आया, NO के जस्ट नीचे प्लस नहीं आ रहा है। ऊपर वाले केस में क्या है, ये जो प्लस है वो NO के जस्ट नीचे। तीसरा ऑप्शन है पैरा अटैक। कौन सा अटैक भाई, पैरा अटैक। पैरा अटैक पर क्या होगा, पैरा अटैक पर होगा ये कि ये ऐसे है, ये ऐसे। पैरा अटैक का मतलब देखो यहां पर जुड़ेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहां वैलेंसी पूरा होगा, इलेक्ट्रोफिल जुड़ जाएगा और प्लस आ जाएगा यहां पर। मतलब यहाँ H और इलेक्ट्रोफिल जुड़ गया, प्लस आ गया यहाँ। अब रेजोनेंस करोगे तो आएगा ये इधर और ये NO प्लस आ गया इधर, इधर H, इधर E और आपका ये डबल बॉन्ड बन गया। ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ। अब जरा देखिए तीनों में, ऑर्थो में, पैरा में और मेटा में। ऑर्थो में NO के जस्ट नीचे प्लस है तो क्या ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, प्लस समाप्त हो जाएगा। मतलब इसको स्टेबल कर रहा है रेजोनेंस से। मतलब प्लस चार्ज हियर इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस ड्यू टू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अच्छा यहाँ तो प्लस कभी भी N के जस्ट नीचे है, दूर है उससे, यहाँ स्टेबलाइज नहीं होगा। फिर पैरा में देखिए, पैरा में पहले तो दूर था फिर बाद में करीब, तो इस प्लस को ये जो लोन पेयर है ये क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया रेजोनेंस के द्वारा। तो रेजोनेंस के द्वारा जब स्टेबलाइज कर दिया तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया, ये भी कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया, जबकि ये वाला अनस्टेबल हुआ। तो स्टेबल कौन कौन हुआ, स्टेबल हुआ ऑर्थो, स्टेबल हुआ पैरा, बट अनस्टेबल हो गया मेटा। देयरफॉर NO डीएक्टिवेटिंग तो था, लेकिन उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जब इलेक्ट्रोफिल जुड़ते हैं तो जो कार्बोकैटायन बनता है उसको वो स्टेबल कर रहा है रेजोनेंस के द्वारा N का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो NO है वो मेटा पर नहीं जुड़ने देगा किसी भी इलेक्ट्रोफिल को, इसलिए वो किस पर जुड़ने देगा, ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर जोड़ने देगा। इसलिए NO जो है नाइट्रोसो ग्रुप इट इज डीएक्टिवेटिंग, सही है, बट वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर किसी भी इलेक्ट्रोफिल को जोड़ेगा। सो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और यही हाल होगा हैलोजेंस का। हैलोजेंस में भी यही स्थिति होगी, हैलोजेंस में भी ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, सेम कंडीशन होगा। उसमें भी वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, फिर भी वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है भाई। याद रखिएगा, NO इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हैलोजन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आई थिंक कि यहाँ पर ये बात समझ में आ गया आपको कि कौन सा ग्रुप होगा तो क्या होगा। तो अभी जनरली आप समझिएगा कि अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। स्पेशल केस में आ जाएगा कि हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा, नाइट्रोसो इज डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा। अदरवाइज सब जगह नॉर्मली चलेगा कि एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो पैरा और डीएक्टिवेटिंग है तो मेटा। अब इस पर रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, कुछ सवाल, बस इतना जानकारी के बाद आपको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब क्वेश्चन करना बेहद जरूरी हो जाता है, इतना होने के बाद भी।
क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो भाई, अब सिर्फ हम लोग क्वेश्चन ही करना है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। प्रैक्टिस प्रॉब्लम। पहला सवाल है, NO2 and AlCl3, NO2 एंड मान लीजिए यहाँ पर कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3, क्या बनेगा ये बताना है। पहला सवाल। दूसरा सवाल है भाई COOH, और इसका आप क्या करा दो H2SO3 से, H2SO4 से, कॉन्क H2SO4 से आप रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा। तीसरा सवाल है OH है, आप करा दो कॉन्क H2SO4 एंड कॉन्क HNO3, ठीक है, क्या बनेगा। उसके बाद कुछ जेई के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, उसके बाद कुछ जेई के क्वेश्चन देख लेते हैं। जेई के क्वेश्चन देखने से पहले सिंपल सवाल देखो भाई, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। चलो, the questions are fourth number question, NH2 Br2 and Fe, 5 है CF3, और इधर दिया हुआ है NO2 प्लस BF4 माइनस, ठीक है। और छठा क्वेश्चन है CH3 Fe एंड Br2, क्या बनेगा ये आपको बताना है। ये बहुत सिंपल सवाल है, मतलब इनका जवाब तो एकदम देना ही चाहिए, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। पहले तो ये सवाल है, इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे आप भाई। तो आपको पता है कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3 जब होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नाइट्रेशन। इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफिल होता है वो कौन होता है, NO2+। इसका नाम क्या है भाई, नाइट्रोनियम आयन। क्या नाम है इसका, नाइट्रोनियम आयन। सो इट इज नाइट्रोनियम आयन। अब नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिल के रूप में है, और NO2 कौन ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रोफिल कहाँ जुड़ता है, बताइए जल्दी बता दो भाई। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रोफिल जुड़ता है मेटा पोजीशन पर। खाली एक्सेप्शन याद रखिएगा कि हेलोजेंस डीएक्टिवेटिंग है फिर भी ऑर्थोपैरा है। हेलोजेंस का भी फेस कर देते हैं इधर कहीं, चाहे लास्ट में करेंगे, लास्ट में उसका। तो यहाँ याद रखना है कि हेलोजेंस डीएक्टिवेटिंग है बट ऑर्थोपैरा है, NO डीएक्टिवेटिंग है बट ऑर्थोपैरा है, वो दोनों को हटा दीजिए। यहाँ हेलोजन है ना, ये तो NO2 है, NO2 डीएक्टिवेटिंग है, तो NO2 किस जगह पर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। तो मेटा पोजीशन ये प्रोडक्ट जो होगा आपका क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी ये NO2 जुड़ गया। अब ये कॉन्क H2SO4 है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सल्फोनेशन। क्या बोलते हैं, सिर्फ अगर सल्फ्यूरिक एसिड रहा तो उसको क्या बोलते हैं हम, सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में SO3H जुड़ता है इलेक्ट्रोफिल ग्रुप में, यही होता है SO3, दिस इज इलेक्ट्रोफिल है। और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है भाई, दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। लिस्ट
देख लेना, उसमें COOH कार्बोक्सिलिक एसिड डीएक्टिवेटिंग है, तो कहां पे बेटा आंसर विल बी SO3H। यहाँ OH फिर से नया क्वेश्चन हो रहा है, तो OH इज एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, 2 मिनट में पता कर लो ना, ये इधर देगा इलेक्ट्रॉन को इधर आएगा, प्लस हम शो कर रहा है, मतलब ये एक्टिवेटिंग है, और एक्टिवेटिंग होने का मतलब है ऑर्थो पर भी जुड़ेगा और पैरा पर भी जुड़ेगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफिल कौन है NO2 प्लस, तो प्रोडक्ट क्या होगा, एक ऑर्थो पर जुड़ेगा, मतलब ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक पैरा पर जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा भाई पैरा पर, मतलब NO2 यहां पर जुड़ेगा, तो ऑर्थो पर जुड़ेगा और पैरा पर, बिकॉज़ एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो एक्टिवेटिंग ऑर्थो और पैरा पर जुड़ता है, और इस ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ऑर्थो इज मेजर, इसका जवाब भी दे देंगे बाद में, एंड ये ऑर्थो या एक्टिवेटिंग ग्रुप है भाई, प्लस एम शो कर रहा है, और प्लस एम शो कर रहा है तो एक्टिवेटिंग है, और एक्टिवेटिंग होने का मतलब है ऑर्थो पैरा, तो ऑर्थो आपको अच्छा ये बताइए इसका इलेक्ट्रोफिल कौन है, आपको बताया था हेलोजनेशन में कि Br2 और Fe जब रहे तो इलेक्ट्रोफिल ग्रुप में होता है Br+, यही है इलेक्ट्रोफिल ग्रुप में, तो Br+ जब इलेक्ट्रोफिल ग्रुप में होगा तो ये NH2 में एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा Br, और एक बार कौन पोजीशन पर जुड़ेगा, बोलो भाई, एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, तो ऑर्थो पैरा, यहाँ सीधे पता चल रहा है कि जो NO2 है ये हमारा इलेक्ट्रोफिल है, इलेक्ट्रोफिल कौन है NO2 प्लस, एंड CF3 को आप ऐसे समझो ना, 3F ऐसे जुड़ा हुआ है, 3F ऐसे जुड़ा हुआ है, अब क्या होगा भाई, अब ये होगा कि ये F इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना इससे, तो CF3 इलेक्ट्रॉन जॉइन ग्रुप हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग है तो कौन सा ग्रुप होगा, मेटा पर जुड़ेगा, मतलब जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेटा, मतलब CF3 और इसके मेटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा NO2, या ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है भाई, दिस इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, हाइपर कंजुगेशन से भी देता है और इंडक्टिव इफेक्ट से भी, लेकिन ज्यादा कारगर होता है हाइपर कंजुगेशन से देना, तो हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप में एक्टिवेटिंग है, तो यहां पर इलेक्ट्रोफिल कौन बनेगा Br+, और Br+ जब इलेक्ट्रोफिल बनेगा तो ऑर्थो पर जुड़ेगा और पैरा पर जुड़ेगा, सो आंसर विल बी ऑर्थो एंड प्लस क्या, ऑर्थो एंड पैरा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जब एक से ज्यादा ग्रुप हो तब क्या करेंगे, मतलब यहां तो सिंगल ग्रुप था तो आपने ऐसे कर दिया, जब एक से ज्यादा ग्रुप हो तो क्या करेंगे, अब हार्डर प्रॉब्लम का मतलब हुआ हार्डर प्रॉब्लम, देखिए इस तरह के क्वेश्चन एडवांस वगैरह में आता है, हार्डर प्रॉब्लम्स का मतलब है कि बेंजीन
रिंग में एक ग्रुप प्रेजेंट हो तो बड़े आसानी से प्रोडक्ट आप बना दोगे। एक ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, अगर वो डीएक्टिवेटिंग हुआ तो मेटा वाला बनेगा, एक्टिवेटिंग हुआ तो ऑर्थोपैरा वाला बनेगा, बहुत आसान है। लेकिन दो, इसमें एक एक्टिवेटिंग हो और दूसरा डीएक्टिवेटिंग हो, या दोनों एक्टिवेटिंग हो या दोनों डीएक्टिवेटिंग हो, तब क्या होगा? तब मुश्किल पड़ जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। माने इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड ग्रुप इन बेंजीन रिंग। थर्ड ग्रुप का मतलब हो कि ऑलरेडी मान लो एक CH3 और एक OH है और यहां पर दिया हुआ है कॉन्क H2SO4 एंड प्लस कॉन्क HNO3। अब बताओ, अगर आप देखेंगे तो दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है। दोनों क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है भाई। दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो यहां इलेक्ट्रोफिल कौन बन रहा है? NO2 प्लस नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन बनता है, आपको पता है। और नाइट्रोनियम आयन अगर इलेक्ट्रोफिल के रूप में है तो नाइट्रोनियम आयन किधर जाएगा? इसके पैरा पर कि इसके पैरा पर, या इसके ऑर्थो पर या इसके ऑर्थो पर, किधर जाएगा? ये कैसे पता करें हम? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है, ठीक है? बहुत इजी है, वो हम लिख दे रहे हैं, उससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि NO2 किधर जाएगा, है ना? तो बहुत डिफिकल्टी लेवल का सवाल सब आएगा इसमें, उसी को बनाना है, ठीक है? ध्यान देना है। यहाँ तो सवाल का जवाब नहीं दे पाया, NO2 किधर जाएगा अभी तो पता ही नहीं है कुछ। तो इसको बनाने के लिए हम एक चीज कर रहे हैं। अगर किसी ग्रुप में, अगर बेंजीन रिंग में दो पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगर बेंजीन रिंग में दो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप 1 और दूसरा हो एक्टिवेटिंग ग्रुप 2, दो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, एक यहां जुड़ा हुआ है, एक यहां जुड़ा हुआ है, तब जो इलेक्ट्रोफिल आएगा वो किधर जाएगा? किसके ऑर्थो और किसके पैरा पर? तो ये डिसाइड होगा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। माने जब दो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफिल होगा वो किसके ऑर्थो पैरा पर जाएगा? तो जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो। माने यहां पर जब दो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो तो ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय a strong activating group, और कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है इसका चार्ट आपको बना के बता चुके हैं। जैसे कि एग्जांपल एक करते हैं इसका। एग्जांपल ये है कि मान लो यहां पर CH3 है और यहां पर OH है, यही वाला क्वेश्चन है भाई। और यहां पर इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं आप, मतलब कॉन्क H2SO4 एंड प्लस कॉन्क HNO3, तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो यहां पर इलेक्ट्रोफिल कौन बनेगा भाई? NO2 प्लस। और NO2 प्लस कहां जुड़ेगा? तो ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। CH3 भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, पहला एक्टिवेटिंग ग्रुप, और दूसरा कौन है? OH, एक्टिवेटिंग ग्रुप 2। दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? OH। आप देखिए ऑर्डर जाकर कॉपी में लिखा हुआ है, CH3 से ज्यादा होता है OH। माने स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप में OH ज्यादा मजबूत हो जाएगा, किससे? CH3 से। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यही ना हुआ जी, OH। तो आप इसके ऑर्थो और इसके बराबर अटैक कराओ, तो इसका ऑर्थो कहां हो जाएगा? यहां, नहीं तो यहां। और इसके पैरा पर तो ऑलरेडी CH3 प्रेजेंट है तो वहां इलेक्ट्रोफिल जाएगा नहीं, तो इसके ऑर्थो पर जाएगा, मतलब या तो यहां जोड़ दो या तो
क्या बनेगा प्रोडक्ट, माने उसके ऑर्थो पैराफस से ऑर्थो मतलब नहीं है, अब जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है उसी की बात सुननी है ना। तो कहाँ जुड़ जाएगा, ये NO2 इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा तभी वही बात, इधर जुड़ जाएगा तो तभी होगा। ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट। आप कहिएगा कि सर एक्टिवेटिंग ग्रुप में तो ऑर्थो और पैरा दोनों पर जुड़ता है, बिल्कुल सही है, दोनों पर जुड़ता है, लेकिन यहाँ OH में और OH का जो ऑर्थो है वो तो खाली है, लेकिन OH का पैरा तो ये है ना जहाँ ऑलरेडी CH से जुड़ा हुआ है, तो इसको तोड़ करके हट थोड़े जुड़ेगा अपने आप को, माने CH को उखाड़ के फेंक के थोड़े NO2 जुड़ जाएगा, नहीं, जमीन थोड़े कि दूसरे का जमीन कब्जी आ रही है, नहीं, यहाँ पर OH का ऑर्थो पोजीशन पर अटैक होगा, पैरा पर ऑलरेडी CH है वो रहेगा। So this will be your answer। तो दो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो तो ओरिएंटेशन किससे डिसाइड होता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप से। उसके बाद आता है, इसको मिटा दें, ओके। अब देखते हैं, अब मान लीजिए ऐसा हो कि ये बेंजीन रिंग हो, क्या हो ये बेंजीन रिंग हो, और इस बेंजीन रिंग में एक एक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और तब इलेक्ट्रोफिल आए, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, ओरिएंटेशन किसके हिसाब से डिसाइड होगा। अगर आप सोचेंगे कि डीएक्टिवेटिंग के हिसाब से सोचे तो हो जाएगा इसके मेटा पोजीशन का मतलब ऑर्थो मेटा यहाँ जुड़ेगा, नहीं तो यही जुड़ेगा, मेटा पर अगर जुड़ेगा। अगर एक्टिवेशन के हिसाब से सोचोगे तो ऑर्थो पैरा पर जुड़ना पड़ेगा, तो सवाल है किसके हिसाब से सोचे। तो ध्यान ये रखना है कि जब एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो दोनों हो तो एक्टिवेटिंग के हिसाब से सोचेंगे। किसके हिसाब से सोचेंगे हम, एक्टिवेटिंग के हिसाब से। क्यों सोचेंगे ऐसा, बड़ा सिंपल सवाल है। एक्टिवेटिंग क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन से पुश करेगा तो बेंजीन रिंग को क्या करेगा, ज्यादा रिएक्टिव बनाएगा, तभी तो रिएक्शन हो पाएगा। और डीएक्टिवेटिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा। इसलिए हम ओरिएंटेशन किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से। माने ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय एक्टिवेटिंग ग्रुप। माने जब ऐसी परिस्थिति हो तो एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से हम सोचेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से हम नहीं सोचेंगे। एक एग्जांपल करते हैं तो समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास एक है OH और दूसरा है NO, और यहां पर सपोज कर लीजिए Br2 NF, इलेक्ट्रोफिल कौन बनेगा यहां पर, Br+। कौन बनेगा इलेक्ट्रोफिल, Br+। कहां अटैक कराएंगे, तो देखो बहुत सिंपल है। एक है एक्टिवेटिंग ग्रुप, OH इज एक्टिवेटिंग और NO2 इज डीएक्टिवेटिंग, तो हम OH के हिसाब से सोचेंगे, ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से सोचेंगे, तो इसके ऑर्थो पर और इसके पैरा पर जुड़ेगा। किधर जुड़ेगा, इसके ऑर्थो पर, इसका ऑर्थो ये है और ये है, और इसका पैरा ये है। तो ये तीन जगह है, जिसमें से ये जगह हिंडर्ड हो गया। हिंडर्ड का मतलब इस बीच में ब्रोमीन आके घुसेगा तो एक तो इधर OH है, इधर NO पर बीच में ब्रोमीन, इसका ग्रुप में रिपल्सन होने लगेगा, मोर हिंडर्ड, इसलिए यहां नहीं है, इसलिए ये जगह बंद, ये जगह प्रोहिबिटेड हो गया आने वाले ब्रोमीन के लिए। तो किधर आएगा, इधर आएगा और फिर इधर आएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट किधर बनेगा भाई, प्रोडक्ट बनेगा OH
NO2 एक बार Br इधर जुड़ जाएगा और एक बार Br इधर जुड़ जाएगा। बोलो भाई, एक बार Br जुड़ जाएगा कहाँ? एक बार Br जुड़ जाएगा वहाँ Br। दिस विल बी द प्रोडक्ट। माने जब एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग हो तो मोर एक्टिवेटिंग के हिसाब से सोचते हैं। जब दोनों एक्टिवेटिंग हो पहले वाले केस में तो वहाँ क्या था, जो मोर एक्टिवेटिंग हो, क्योंकि रिएक्टिविटी वही बढ़ाएगा जो मोर एक्टिविटी है, तो रिएक्शन शुरू होगा। तो इस तरह से करते हैं। एक केस बच गया जब दोनों डीएक्टिवेटिंग, दोनों डीएक्टिवेटिंग, जब दोनों डीएक्टिवेटिंग, एक केस बच गया। क्या केस बच गया भाई? व्हेन बेंजीन रिंग पर दोनों डीएक्टिवेटिंग चीजें जुड़ी हो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप 1 और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप 2, है ना। और मान लो हमको कराना है सल्फोनेशन H2SO4, है ना। देखो सवाल बनाना अलग बात है और उसको समझना जरा समझिए क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है। जब एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो वो बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी को क्या कर देता है? घटा देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो घटा देगा, सही सी बात है। तो रिएक्शन के रेट को स्लो कर देता है। मींस इफ वन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट बेंजीन रिंग, then it decreases electron density of benzene ring, and when the electron density of benzene ring decreases, the reactivity towards electrophilic substitution reaction decreases, तो reactivity घट जाता है। अच्छा यहाँ तो दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ज़्यादा घट जाएगा, माने रिएक्शन होने की उम्मीद खत्म हो जाएगा। बहुत हार्श कंडीशन यू हैव टू अप्लाई इन ऑर्डर टू प्रोसीड द रिएक्शन। रिएक्शन कराने के लिए आपको बहुत हार्श कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे इंक्रीज टेम्परेचर, ये सब करना पड़ेगा, तब जाकर रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो डीएक्टिवेटिंग वाला केस याद रखिएगा कि जब दो डीएक्टिवेटिंग केस आ जाए तो रिएक्शन की होने की टेंडेंसी घट जाती है। आंसर लाना ठीक है, बता देंगे कुछ भी कि दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो तो क्या होगा, बट होने की संभावना ही कम हो जाती है, रिएक्शन ही नहीं होगा। तो दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं और इलेक्ट्रोफिल आएगा। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिल सल्फोनेशन का, इसको क्यों दे रहे हैं, अभी हम मान लो दे देते हैं E+, इलेक्ट्रोफिल दे दे रहे हैं मान लो। तो ओरिएंटेशन किसके हिसाब से डिसाइड होगा? ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जो कमजोर डीएक्टिवेटिंग होगा, जो बहुत कम डीएक्टिवेट कर रहा होगा रिएक्शन को, बेंजीन रिंग को, उसी से रिएक्शन तय होगा। बहुत कम डीएक्टिवेट करेगा तभी तो रिएक्शन होने की उम्मीद बची रहेगी। मतलब ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय, ओरिएंटेशन इज क्या? डिसाइडेड बाय लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब एक सवाल करते हैं, यहां NO2 है और यहां NO2 है, दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मान लो यहां Br है, दोनों डीएक्टिवेटिंग है। जल्दी बताओ भाई, अब दोनों डीएक्टिवेटिंग है तो दोनों में कौन है कम डीएक्टिवेटिंग, ये बता दो। तो आपको बताया गया है कि दोनों में जो कम डीएक्टिवेटिंग है वो है ब्रोमीन। ऑर्डर देखिए कल वाले लेक्चर का, उसमें आप देखेंगे कि NO2 बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है और Br बहुत कम डीएक्टिवेटिंग है। माने Br इज लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप in compared to NO2। तो इसके हिसाब से डिसाइड होगा, इसके हिसाब से डिसाइड होगा और इसके हिसाब
हिसाब से जैसे ही डिसाइड हो जाएगा तो आप ये बताइए क्या है, ऑर्थो पैरामेट्रिक ग्रुप है, दोनों डीएक्टिवेटिंग है लेकिन लेस डीएक्टिवेटिंग है, इसके हिसाब से सोचिए। ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और यहाँ लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और हैलोजन है, और हैलोजन ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरामेट्रिक ग्रुप है। तो ऑर्थो पर मतलब एक यहाँ नहीं तो एक यहाँ है ना, यही ना हो गया। ये वाला तो हिंडर्ड हो गया, इसलिए इधर आने की संभावना खत्म हो गई। अब मान लीजिए इसका रिएक्शन आप करा रहे थे, सपोज कर लीजिए आप इसका रिएक्शन करा रहे थे कौन से इलेक्ट्रोफिल से, सपोज कर लो इसमें आप इलेक्ट्रोफिल दे रहे थे नाइट्रेशन NO2+, NO2+ किधर जाएगा, इधर आएगा नहीं, या तो इधर आएगा नहीं तो इधर आएगा, तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा NO2 एंड Br, इधर तो आएगा नहीं, दिस विल बी योर आंसर। माने मोर जो डीएक्टिवेटिंग होगा उसके हिसाब से नहीं सोचना है, लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है, तभी जाके कुछ भी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आया। अच्छा रिएक्टिविटी कैसे घटती है तो देखिए एक चीज हम बताते हैं। जैसे मान लो ये मेसिटिलीन है, क्या है ये, मेसिटिलीन नाम से मतलब नहीं, मान लो ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसको आपको रिएक्शन कराना है ब्रोमीन से, देखिए आपको पता है ऐसे कंडीशन में कौन सा इलेक्ट्रोफिल बनता है, Br+। यहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप तीन है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया होगा तीनों ग्रुप, तो रिएक्टिविटी बहुत बढ़ गई होगी, बहुत कम हो गई होगी, बहुत बढ़ गई होगी, इंक्रीज रिएक्टिविटी। अच्छा इंक्रीज रिएक्टिविटी कहने का क्या मतलब हो गया, इंक्रीज रिएक्टिविटी कहने का मतलब हो गया कि अब खट से ये इस ब्रोमीन से अटैक करके जुड़ जाएगा। कहां पर जुड़ेगा ब्रोमीन, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ CH3 है, यहाँ जुड़ जाएगा ब्रोमीन। तो यहाँ ब्रोमीन जो जुड़ेगा तो आप हमको बता दो कि ब्रोमीन जो यहाँ जुड़ेगा ये बहुत जल्दी जुड़ जाएगा कि बहुत लेट से, बहुत जल्दी, मतलब हल 273 से 283 केल्विन तक, 273 से 283 का क्या मतलब हुआ भाई, 0 to 10 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो गया भाई, बिकॉज बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई थी, तुरंत वो Br+ से अटैक करके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल गया। लेकिन इसी सवाल को अगर ऐसा कर दिया जाता, अब इसकी रिएक्टिविटी घट गई कि बढ़ गई, घट गई। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है भाई, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दिया होगा और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दिया होगा, तो रिएक्टिविटी घट गई होगी। तो रिएक्टिविटी घट गई होगी माने रिएक्शन होने की संभावना कम हो गई होगी, रिएक्शन जल्दी होना चाह नहीं रहा होगा, तो इसको बढ़ाने के लिए यही रिएक्शन अगर कराना हो माने Br2 Br3, तो आप इसको गर्म करना पड़ेगा, 10 डिग्री नहीं, अब ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा, तब जाकर के इसके मेटापोजिशन पर कौन जुड़ेगा, तब जाके मेटापोजिशन पर कौन जुड़ेगा, इसके ब्रोमीन जुड़ेगा। तो रिएक्शन का आंसर लाना बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ सोचिए आप कि दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिएक्शन तो होने होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से होगा, वेरी हार्श कंडीशन इज टू बी अप्लाइड, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। जबरदस्ती बनाना नहीं, रिएक्शन नहीं भी हो सकता है, दो डीएक्टिवेटिंग होगा तब, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के सवालों को आप करेंगे। दो एक्टिवेटिंग होगा तब क्या होगा, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग होगा तब क्या होगा, दोनों डीएक्टिवेटिंग होगा तो क्या होगा, दोनों डीएक्टिवेटिंग होगा तो रिएक्शन की संभावना घट जाएगी। हार्श कंडीशन इज टू बी इम्प्लाइड। अच्छा हार्श कंडीशन इज टू बी इम्प्लाइड का क्या मतलब, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब मान लो होता क्या है कि ये मान लो बेंजीन, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है और यहाँ पर दो डीएक्टिवेटिंग
एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लो एक यहाँ एक यहाँ। अगर सल्फोनेशन कराना है तो यहाँ कौन H2SO4 सिर्फ आप डाल दीजिए, गर्म करने की जरूरत नहीं है, सीधे बन जाएगा। क्या? तो यहाँ पर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पोजीशन में से रिएज जुड़ेगा और पैरा पोजीशन में जुड़ेगा। कौन पोजीशन में जुड़ेगा भाई? पैरा पोजीशन में जुड़ेगा। लेकिन यहाँ दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, आप सिर्फ कौन के H2SO4 रखने से नहीं होगा, बहुत ज्यादा गर्म करना होगा, माने फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग का मतलब एकदम उबलता हुआ H2SO4 रखना पड़ेगा, तब जाके बनेगा NO2 और इसके मेटाबॉलिज्म पर जुड़ जाएगा SO3H। ये मतलब होता है हार्श कंडीशन में, माने एलिवेटेड वैल्यू ऑफ टेंपरेचर इज टू बी अप्लाइड and then the reaction takes place. Then the reaction takes place. ये बात समझ में आया? अच्छे, अब इतना होने के बाद कुछ और सवाल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करते हैं, तब जाके मजा आने वाला है, तब जाके मजा आएगा क्वेश्चंस करने का। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चंस करते हैं मिला जुला करके, जेई का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, ये सब करते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, हाँ बच्चों, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जुड़ा हुआ है N, इधर H, दोनों के हो गए इसमें, और इधर आइडिया क्वेश्चन है ये, और यहाँ ये दिया हुआ है कि इसका कॉन्क HNO3 से रिएक्शन कराओ N प्लस कॉन्क H2SO4, क्या बनेगा? यू हैव टू डिसाइड दिस। ये क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है, जेई का क्वेश्चन है, ये कैसे बनाना है इसको भाई बताओ, हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। NH को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, NH यहाँ है और यहाँ H है और यहाँ लोन भी है। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको चेक करना होगा कि यहाँ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है या एक्टिवेटिंग ग्रुप है या दोनों हैं। देखिए, अगर आप ये देखेंगे इस बेंजीन रिंग के बारे में, जब भी ऐसे सवाल हो, जब भी इस तरह का सवाल हो, कोई एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो, उसमें कुछ जुड़ा हो, हर बेंजीन रिंग को लीजिए, मतलब हर बेंजीन के को आइसोलेट करके सोचिए। एक बेंजीन रिंग है तो उसको आइसोलेट करके सोचिए कि उस पर एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। जैसे इसी बेंजीन रिंग को अगर आप देखेंगे, पहले इसके बारे में सोच लीजिए। इस बेंजीन रिंग पर अगर आप सोचेंगे तो ये N देने वाला ग्रुप है। ध्यान से देखिए, दिस इज प्लस M इफेक्ट, जैसे ही देगा ये इधर आ जाएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि N यहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में है इस बेंजीन रिंग पर, या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में है, एक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में है। सो दिस N इज एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर दिस बेंजीन रिंग, ये वाले बेंजीन रिंग के लिए ये N एक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में है। ठीक है, जो दूसरी तरफ इस बेंजीन रिंग के बारे में सोचिए तो जरा, इस बेंजीन रिंग से CO जुड़ा हुआ है, इधर से C, यहाँ C है, आप समझ लीजिए, यहाँ C। तो इस बेंजीन रिंग से कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड इस C के पास आएगा, माने यहाँ इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ किया जा रहा है। कौन खींच रहा है? CO। So this CO is electron withdrawing group for this benzene ring. इस बेंजीन रिंग के लिए ये CO डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में काम कर रहा है, जबकि इस बेंजीन के लिए ये N एक्टिवेटिंग के लिए काम कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ एक्टिवेटिंग ज्यादा प्रेफर करेंगे हम कि डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग को ज्यादा हम प्रेफर करेंगे। सो वी विल प्रेफर
activating. So this activating group के रूप में यहाँ पर कौन है भाई? N है, NHN जो भी है वो सब, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में कौन है? तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में कौन है भाई? तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में है आपको CO। ये डीएक्टिवेटिंग है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दोनों प्रेजेंट हो एक ही मॉलिक्यूल में, तो हम किस पर ध्यान देंगे, किस पर ओरिएंटेशन डिसाइड करेंगे? एक्टिवेटिंग। तो इसका मतलब कि इस पर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफिल्स को। यहाँ इलेक्ट्रोफिल्स कौन है? यहाँ इलेक्ट्रोफिल है NO2+, यही हमारा इलेक्ट्रोफिल है। तो इलेक्ट्रोफिल कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पर जुड़ेगा। तो ऑर्थो कहाँ हो गया? या तो या इसको मिटाया, ऑर्थो कहाँ हो गया भाई? ऑर्थो हो गया या तो यहाँ या तो यहाँ। अब पैरा कहाँ हो गया? पैरा हो गया यहाँ। मतलब या तो यहाँ जुड़ेगा, नहीं तो यहाँ जुड़ेगा, नहीं तो यहाँ जुड़ेगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? आंसर जो आएगा वो होगा, वो कैसे होगा भाई? तो ये NH एंड ये COO कहाँ जुड़ेगा? मतलब एक तो यहाँ पर जुड़ जाएगा NO2 और दूसरा कहाँ जुड़ेगा? यहाँ भी जुड़ सकता है। अच्छा यहाँ पर जुड़ेगा तो रिपल्सन होगा, इसलिए यहाँ नहीं जोड़ के आप इस साइड जोड़ दो। इस साइड जोड़ दो, इस साइड। दिस इज NO2, ठीक है। और एक पैरा पर जुड़ेगा, प्लस क्या जुड़ेगा? कहाँ जुड़ेगा? एक ऑर्थो पर जुड़ेगा, एक पैरा पर, मतलब NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों। अच्छा इस लेकिन ऑप्शन में ये दोनों नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में रिमेंबर ये दोनों नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में सिर्फ ये दिया हुआ है। तो एक्चुअली में होगा ये कि दो कंपाउंड ऑर्थो और पैरा में कोई एक मेजर होगा। तो जनरली ऑर्थो मेजर होता है। जनरली जब ऑर्थो पैरा की बात करें हम तो ऑर्थो मेजर होता है, लेकिन जब स्टेरिक रिपल्सन्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाए तो वहां पर फिर वेरी भी कर सकता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर N के पास लोन पेयर है, इसमें और इसमें रिपल्सन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पैरा पोजीशन पर रिपल्सन मिनिमम है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा आपका ये, और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा ये। सो जो ऑप्शन है उसमें ये दिया हुआ है। सो आंसर विल बी दैट। सो आपका मेजर प्रोडक्ट कौन हो जाएगा भाई? मेजर प्रोडक्ट कौन हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ये। मेजर प्रोडक्ट हो गया आपका ये, यहां पर जोड़ दो ऑप्शन नंबर सी, ऐसा कुछ करके दिया होगा। सो दिस विल बी द आंसर। ये भी होगा बट ये माइनर होगा, ठीक है। तो एक सवाल तो बना, दूसरा सवाल भी है इसका। दूसरा सवाल भी बेहद खूबसूरत है और उसको भी देखिए आप और बताना है आपको कि क्या होगा। आईटी का ही क्वेश्चन है दूसरा, उसको देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें। दूसरा क्वेश्चन भी है, इसको देखा जाए और आगे बढ़ा जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? तो दूसरा क्वेश्चन बेहद खूबसूरत है। कह रहा है कि एक बेंजीन रिंग है, ये भी आईडी का है, और यहाँ भी बेहद खूबसूरती से सवाल को दिया हुआ है। सवाल नंबर दूसरा है ये। सवाल ये है कि यहाँ बेंजीन रिंग है
ऐसा करके कुछ, ठीक है। और इसके साथ एक और बेंजीन रिंग है, ठीक है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 है ना, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH, और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, और साथ में इधर दिया हुआ है CH3 जुड़ा हुआ है, और कह रहा है कि इधर FeBr2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, व्हाट विल बी द आंसर, आपसे आंसर पूछ रहा है। वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद आप देखिए, कोशिश करिए बनाकर, अगर बनता है तो इट्स ओके, कोशिश करिए जल्दी से। आई होप आप कोशिश कर रहे होंगे बनाने का। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन बेहद खूबसूरत है। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 2 रिंग है, और आपको ये पहचानना है कि कौन एक्टिवेटिंग है और कौन डीएक्टिवेटिंग है। जो एक्टिवेटिंग होगा और डीएक्टिवेटिंग भी होगा, मान लीजिए एक ही कंपाउंड में, तो एक्टिवेटिंग को हम ज्यादा तवज्जो देंगे, मींस इट विल बी मोर डोमिनेंट ओवर डीएक्टिवेटिंग। तो यहाँ अगर बात करें हम, तो यहाँ पर लोन पेयर है भाई, दिस इज लोन पेयर, माने इस बेंजीन रिंग के बारे में सोचिए, लेफ्ट साइड वाले के बारे में सोचिए, पहले इस बेंजीन रिंग के बारे में सोचिए, ये N क्या इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, माने लेफ्ट वाले बेंजीन रिंग पर N जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में है कि डीएक्टिवेटिंग, तो NH इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, इज, बाकी कुछ जुड़ा है उसको मतलब नहीं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। जब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो जाहिर सी बात है बेंजीन 1 पर ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो ऑर्थो पोजीशन इसका ब्लॉक है CH3 से, पैरा ऑर्थो भी ब्लॉक है, बच गया ये पोजीशन। अगर इसके दृष्टिकोण से सोचें तो दूसरे में अगर आप आइएगा, दूसरे में मतलब इधर वाले में, तो आप देखिएगा ये कार्बन का C इधर जा सकता है, तो ये इधर जा सकता है, माने दूसरे वाले रिंग में जो CO है COO, ये कौन सी ग्रुप में है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में है भाई। कौन सी ग्रुप में है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में है तो ये कहां पर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो मेटा पोजीशन पर जुड़ने का मतलब हुआ कि इसका ऑर्थो ये हुआ, मेटा ये हुआ, ऑर्थो ये हुआ, मेटा ये हुआ, तो एक ये खाली है। लेकिन सवाल है किसके हिसाब से हम सोचेंगे, दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, एक्टिवेटिंग भी और डीएक्टिवेटिंग भी। तो मैंने बताया है आपको कितनी दफा कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दोनों जब प्रेजेंट हो तो एक्टिवेटिंग के हिसाब से सोचेंगे, और एक्टिवेटिंग के हिसाब से ऑर्थो पैरा होगा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो इसका ब्लॉक है, पैरा बच गया, तो इसी जगह पर कौन आएगा, FeBr2 में इलेक्ट्रोफिल कौन होता है भाई, Br+ होता है। तो निश्चित रूप से जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा, जल्दी बताओ भाई सब लोग, कैसे बताओगे? इधर क्या है, 1 2, इधर भी CH3 जुड़ा है, तो Br इधर, दिस विल बी योर आंसर। आपका आंसर कौन आ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा के हिसाब से सोचना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दोनों हैं, एक्टिवेटिंग डोमिनेंट होगा, एक्टिवेटिंग के हिसाब से सोचना ज्यादा सही होगा, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक और सवाल को हम उठाते हैं, एक और सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन आईडी का ही है, और तब देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसको मिटा दूं,
तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आईडी क्वेश्चन है और इसको आप देखिए कैसे बनाते हैं। 3 सवाल है आपके पास, मतलब 3 कंपाउंड है। एक है P, ठीक है, P, दिस इज P, इसको P समझिए। और यहां पर दिया है और एक दिया है ये P है, ये Q है और एक कंपाउंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है वो R है, उसमें 2 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब CH3 ये S है। 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, were separately subjected to nitration using HNO3 and H2SO4 mixture. The major product from in each case will be, अच्छा कह रहा है कि इन तीनों को नाइट्रेशन कराया गया, इसका भी नाइट्रेशन, इसका भी नाइट्रेशन, इसका भी क्या कराया गया, नाइट्रेशन। और ये जो S आप देख रहे हैं इसका भी क्या कराया गया, नाइट्रेशन। मतलब ये कह रहा है कि कौन H2SO4 है और कौन HNO3, कौन H2SO4 है और कौन HNO3। तो जब ये दोनों है तो नाइट्रेशन ही होगा ना जी। तो कह रहा है कि ये जो कराया जा रहा है PQS, P का भी नाइट्रेशन कराओ, Q का भी नाइट्रेशन कराओ, S का भी नाइट्रेशन कराओ और बताओ कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले आप ये बता दो मेरे को कि इन तीनों को अलग अलग करके बना देते हैं, ठीक है। तीन कंपाउंड्स है, तीनों का नाइट्रेशन कराना कोई बड़ी बात तो नहीं है। चलो पहले इसका नाइट्रेशन कराओ। इस वाले कंपाउंड में मतलब P का अगर आप नाइट्रेशन करा रहे हो तो P में 2 ग्रुप हैं, एक है CH3 और दूसरा है COOH। मतलब एक है डीएक्टिवेटिंग और दूसरा है एक्टिवेटिंग। तो किसके हिसाब से हम सोचेंगे, एक्टिवेटिंग के हिसाब से सोचेंगे। एक्टिवेटिंग है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब हुआ ऑर्थो या तो यहाँ पर जुड़ेगा और नहीं तो पैरा, पैरा पर तो ऑलरेडी COOH जुड़ा हुआ है, यहाँ तो नहीं, यहाँ जुड़ा। मतलब इसका नाइट्रेशन कराओगे तो NO2 प्लस किधर जुड़ेगा, जल्दी बताओ भाई, यहाँ नहीं तो यहाँ। तो हमारे पास जो एक तरह से कहें कि कंपाउंड आएगा वो क्या है, इसका तो आगे इधर जोड़ दो NO2, इधर जोड़ दो, नहीं तो इधर कहीं भी जोड़ दो, एक ये बनेगा, ठीक है। इसमें भाई मेरे इसका नाइट्रेशन कराओगे, माने P खत्म हो गया, P का नाइट्रेशन कराएगा, ये मिला, बात खत्म। Q पर सोचो, Q का नाइट्रेशन कराना है तो क्या मिलेगा, Q का नाइट्रेशन अगर आप करा रहे हैं तो पहले आप देखिए दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ये भी एक्टिवेटिंग और ये भी एक्टिवेटिंग, लेकिन ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन, OR। आप चार्ट देखिएगा, उस चार्ट में लिखा होगा OR इज मोर एक्टिवेटिंग देन R। R मतलब मिथाइल ग्रुप, CH3 आ रही है, O के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ सिंगल है। तो OR इज मोर एक्टिवेटिंग देन R, ये बात आपको समझना होगा। तो मोर एक्टिवेटिंग है तो इसके हिसाब से सोचेंगे, तो इसका ऑर्थो यहाँ पड़ेगा और यहाँ पड़ेगा और पैरा पर तो जुड़ेगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी पैरा पर CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसका भी चलान कट गया, इसका भी आंसर आ गया और इसका भी आंसर जो आया वो क्या हुआ भाई, इसका आंसर हुआ वो CH3 के इस साइड में NO2 जुड़ेगा, इधर CH3 जुड़ेगा। हो गया हमारा खत्म, P भी खत्म। अब आ जाओ S पर। S का नाइट्रेशन कराना है तो S में ध्यान देना है, 2 चीजें हैं, एक तो इधर एक्टिवेटिंग है और इधर देखें तो डीएक्टिवेटिंग है।
एक्टिवेटिंग भी और डीएक्टिवेटिंग भी किसके हिसाब से सोचेंगे हम सोचेंगे एक्टिवेटिंग के हिसाब से, क्योंकि मैंने बताया है जब दोनों प्रेजेंट हो एक्टिवेटिंग भी और डीएक्टिवेटिंग भी, तो किसके हिसाब से सोचना है एक्टिवेटिंग के हिसाब से। तो एक्टिवेटिंग के हिसाब से ऑर्थो यहाँ और पैरा यहाँ, मतलब यहाँ जुड़ सकता है और नहीं तो यहाँ। तो आपको पता है कि यहाँ पर ज्यादा हिंडवर्ड होगा, इसलिए डायरेक्टली यहाँ जोड़ दो। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 2 बनेगा, यहाँ बना देते हैं। तो इसका एक्टिविटी मतलब या तो यहाँ पर जुड़ेगा यहाँ ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पर जुड़ेगा कौन NO2, NO2 ये मेजर हो जाएगा, एक और बनेगा ऑर्थो वाला भी, वो क्या हो जाएगा तो यहाँ जुड़ेगा अगर मान लो यहाँ जुड़ता है NO2, ये भी हो गया, लेकिन बशर्ते ये माइनर होगा। आपसे मेजर पूछ रहा है तो मेजर इसका ये हुआ और इसमें तो एक ही बनेगा, इसमें तो एक ही बनेगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा उसमें P का प्रोडक्ट ये बनेगा, Q का प्रोडक्ट ये बनेगा और S का प्रोडक्ट ये बनेगा। सो दिस विल बी द आंसर। ये तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, आई होप ये तीनों भी एक जगह पर दिया हो। यस ये तीनों में दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो आंसर है एक जगह पर जुड़ा हुआ है इधर से, ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ ठीक है। तो दिस इज द आंसर, यही सही आंसर है। इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर और इसका ये मेजर, क्योंकि सवाल में पहले ही पूछ दिया था मेजर क्या है, तो इसमें ये दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, मेजर बना देना, ये तो माइनर बनेगा बिकॉज़ ऑफ स्टेरिक रिपल्सन बीच में। तो दिस विल बी द आंसर। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है आज का ये बिल्कुल समझ में आएगा, बिकॉज इसमें आज हमने पर्टिकुलरली बात की ओरिएंटेशन की। मतलब जब कोई ग्रुप आ जाएगा जैसे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रोफिल्स को डायरेक्ट करेगा ऑर्थो और पैरा पर। क्यों करेगा इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने बताया। फिर बताया कि डीएक्टिवेटिंग होगा वो मेटा होगा, क्यों करेगा वो भी बताया। उसके बाद कुछ जेईई के सवाल को मैंने करके बताया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ और सवाल कर लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं। आई थिंक ये 4th क्वेश्चन होगा और इस 4th क्वेश्चन के बाद उसके बाद हम इस वीडियो को विराम देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड दैट इज कि क्वेश्चन इज कि 2 बेंजीन रिंग है हमारे पास, दो हमारे पास वीडियो है, एक इधर और इसका नाइट्रेशन कराना है, कॉन्ग H2SO4 एंड प्लस कॉन्ग HNO3, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। और आपको बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ये बहुत सिंपल वीडियो, बहुत सिंपल सवाल है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए हम क्या बताए हैं, हम आपको बताए हैं कि जब भी 2 रिंग हो तो सेपरेटली आप एक रिंग को देखिए और उस पर देखिए कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग बाजी मार लेगा, जहां पे एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग दोनों हो वहां एक्टिवेटिंग ही बाजी मारेगा। तो आप ये बताइए, जो यहां पर आप देख रहे हैं उसमें कहां पर जुड़ेगा NO2, इसको देखना है, बहुत अच्छे से समझिए। देखिए पहले इस बेंजीन रिंग के बारे में सोचिए। इस बेंजीन रिंग पर एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, नो डाउट ब्रोमीन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप?
ऑर्थो का रिएक्टिंग है बट है तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ही, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और मतलब इस बेंजीन रिंग पर एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। और अगर यहां देखें तो इस पर एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, इस पर एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। आप जरा इस बात को समझिएगा कि अगर हमने जो कंपाउंड यहां दिखाया और इस पर एक बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे, ये सवाल है। तो होता क्या है, इस बेंजीन रिंग को देखें तो इस पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बेंजीन रिंग को देखें तो इस पर एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। अब ये बेंजीन रिंग क्या करेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन नजदीक पहुंचा इसकी तरफ, किसकी तरफ, बेंजीन की तरफ। सो बेंजीन के साथ अगर कोई बेंजीन रिंग नहीं जुड़ा हो तो ये इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का काम करता है, मतलब प्लस m शो करता है। क्या शो करता है, प्लस m। तो इस बेंजीन रिंग पर प्लस m माने बेंजीन जुड़ा हुआ है, माने बेंजीन पर एक दूसरा बेंजीन हो तो ये बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन देता है। माने एक बेंजीन कौन चीज का काम करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है। कौन सी काम करता है भाई, एक्टिवेटिंग ग्रुप का। तो इस बेंजीन पर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस बेंजीन पर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस बेंजीन पर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अच्छा आप ऐसे सोचिए सर इस पर तो ये एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग भी तो है, ऐसे भी सोचिए भाई। तो ऐसे परिस्थिति में क्या बनेगा, इस बेंजीन पर डीएक्टिवेटिंग, इस बेंजीन पर एक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि इस बेंजीन पर एक्टिवेटिंग ग्रुप के अलावा ये भी तो है, तो ये इस पर ना जुड़ा हुआ है, ये इस पर थोड़ी जुड़ा हुआ है, इसको होने से कुछ फर्क पड़ेगा, ये तो ऐसे मूव करते रहेगा इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसमें एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा है और इसमें डीएक्टिवेटिंग, तो बाजी कौन मान लिया जाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। सो एक्टिवेटिंग के हिसाब से सोचेंगे तो इस पर एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो एंड पैरा, यही क्वेश्चन हो गया जिसमें मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। मेजर तो पैरा पर जुड़ेगा, तो पैरा पर क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ भाई। यहां पर जुड़ेगा NO2, दिस विल बी योर मेजर, हाउएवर ऑर्थो पर तो जुड़ेगा, ये होगा माइनस। क्या होगा भाई, माइनस, यहां भी जुड़ेगा बट दिस विल बी। तो इस तरह से ये सवाल बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, डी। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, इसका मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा था, इसका क्या पूछ रहा था, मेजर प्रोडक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दिस वन इज द आंसर। नाउ अब हमको देखना है एक और सवाल, एक और क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहां पर N जुड़ा है और इसके साथ यहां पर C जुड़ा है, C डायरेक्टली इससे अटैच्ड है एंड यहां पर ये NH है एंड ये एंड यहां दिया हुआ है Br2 FeBr3 और पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द
आंसर क्या होगा भाई? तो अगर आप देखेंगे बारी बारी से, फिर वही बात है, दो बेंजीन रिंग है यहाँ पर, और दो बेंजीन रिंग है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बारी बारी से आपको बेंजीन रिंग को देखना है। अगर इस बेंजीन रिंग को देखेंगे आप तो पता चलेगा कि इसमें CO जुड़ा हुआ है, और CO क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाला ग्रुप है। माने इस बेंजीन रिंग पर -m प्रेजेंट है, -m, और इस बेंजीन रिंग पर कौन सा है? +m। -n+m में +m का मतलब हुआ एक्टिवेटिंग, +m का क्या मतलब हुआ भाई? एक्टिवेटिंग ग्रुप, और -m का मतलब क्या हुआ? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग दोनों हो तो किस पर ओरिएंटेशन डिसाइड होता है? एक्टिवेटिंग पर। तो निश्चित रूप से इसके ऑर्थो और इसके पैरा पर जुड़ेगा, इसके ऑर्थो और इसके पैरा पर जुड़ेगा, मतलब यहाँ ऑर्थो हुआ, ये पैरा, जिसमें से इलेक्ट्रोफिल कौन बनेगा? आपको पता है, ये दोनों जब इस्तेमाल करते हैं तो Br+ इलेक्ट्रोफिल बनता है। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा वो क्या होगा? बोलो भाई, वो हो जाएगा ये, दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। यहाँ पर जुड़ जाएगा Br, यही हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। हालांकि माइनर ही बनेगा, माइनर क्या बनेगा भाई? माइनर बनेगा ये, माइनर बनेगा ये ऑर्थो होगा और ये पैरा होगा। रिपल्सन इसका वजह माइनर मेजर का, यहाँ पर रिपल्सन सबसे कम है इसलिए ये मेजर है, और यहाँ रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ लोन पेयर है और ब्रोमीन पर भी 3 लोन पेयर है, दैट्स व्हाई रिपल्सन ज्यादा है। तो ये माइनर होगा, वो मेजर होगा। इस तरह से आप सवाल को कर सकते हैं। आई होप बहुत सवाल हो गए, है ना? अब इसको बढ़ाते हैं, अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ बात करते हैं दूसरा, ठीक है? ओके, आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय।